गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट को देखते हैं। हमने पिछले दिन भी एक क्लोज टेस्ट को देखा था, आज भी हम लोग एक क्लोज टेस्ट को देखते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि क्लोज टेस्ट को बनाने का एक खास तरीका होता है कि क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना चाहिए। क्लोज टेस्ट को पढ़ने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्लोज टेस्ट जो है ये इसका टेंस क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है या पास्ट टेंस में। यदि ये क्लोज टेस्ट प्रेजेंट टेंस में है तो मैक्सिमम ऑप्शन जो होगा वो प्रेजेंट टेंस का होगा। यदि ये क्लोज टेस्ट पास्ट टेंस में है तो मैक्सिमम ऑप्शन भी आपका पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लीजिएगा। हम लोग अभी इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस जो करेंगे पूरे डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके चारों ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आंसर होगा वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, उससे रिलेटेड अगर और दूसरा कंसेप्ट है हम उस बात को भी डिस्कस करेंगे। हम यह भी डिस्कस करेंगे कि आंसर के अलावा बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं हुआ, हम लोग इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। पूरे डिटेल में हम लोग क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये क्लोज टेस्ट है और इसको हम पार्ट वाइज पार्ट तोड़ कर हम लोग देखेंगे। ये पूरा का पूरा एक क्लोज टेस्ट है, हम लोग एक एक ऑप्शन को अलग अलग करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लोज टेस्ट रहा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्लोज टेस्ट को। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, एवरी मॉर्निंग 9-year-old खुशी बिकम्स गार्जियन टू हर 5-year-old सिस्टर अंकिता। ठीक है, तो देखिए यहां पर एवरी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग एवरी को समझते हैं, एवरी क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एवरी जो होता है ये हमेशा एक डिटर्मिनर होता है। एवरी का यूज हमेशा ही एक डिटर्मिनर के रूप में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी एवरी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी एवरी आपका लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइए कि एवरी जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कहने का मतलब डिटर्मिनर होता है और एवरी के बाद हमेशा एक नाउन का प्रयोग होगा। एवरी कभी भी नाउन के बिना नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। एवरी के बाद हमेशा एक नाउन का प्रयोग होता है और एग्जाम में क्या करता है, एवरी के बाद ऑफ लगाकर क्वेश्चन देता है। तो ध्यान रखिएगा, एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। ईच के बाद ऑफ का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एवरी के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। एवरी के बाद हमेशा ही एक नाउन आता है। तो देखिए यहां लिखा हुआ एवरी मॉर्निंग, हर सुबह क्या होता था कि 9-year-old खुशी बिकम्स गार्जियन। ये जो 9 साल की खुशी थी वो गार्जियन बन जाती थी। किसका गार्जियन बन जाती थी? तो अपने 5 साल की बहन जो उसकी अंकिता है उसका वो गार्जियन बन जाती थी। ठीक है ना, क्योंकि बड़ी बहन थी, बड़ी बहन ऐसे भी छोटी बहन के लिए गार्जियन होती है, गार्जियन बन जाती थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है एज। देखिए बिकम्स लिखा हुआ, बिकम्स कहने का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एज लिखा हुआ है, इसके पहले देखिए एज के पहले एक सेंटेंस है और यहां से देखिए एक सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो ये एज आपका कंजंक्शन है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एज होता है ये कंजंक्शन होता है। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ रहेगा, एज लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है, बिकॉज लिखा हुआ रहे और फॉर लिखा हुआ रहे, ये 4 कंजंक्शन जो होता है, ये चारों कंजंक्शन आपका रीजन बतलाता है। ये आपका रीजन बतलाने वाला कंजंक्शन होता है। ये चारों कंजंक्शन रीजन बतलाता है। ठीक है ना, ये यहां पर कंजंक्शन है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये देखिए ये लिखा हुआ है, यहां पर ये देखिए होल्ड लिखा हुआ है, ये आपका वर्ब है। यहां पर ये आपका वर्ब लिखा हुआ है। अगर यहां पर वर्ब है तो इस ब्लैंक में, ये जो ब्लैंक है यहां पर निश्चित रूप से कोई ना कोई सब्जेक्ट ही होगा। यहां पर कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ही होगा। क्लियर है? अब होल्ड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो होल्ड लिखा हुआ है, होल्ड आपका वर्ब होता है। होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना, होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना और इसका V2 जो होता है, इसका V2 आपका हेल्ड होता है और V3 आपका हेल्ड होता है। V2 V3 हेल्ड होता है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, यहां पर ये जो वर्ब लिखा हुआ है, ये होल्ड, ये आपका प्लूरल वर्ब है। होल्ड
अगर किसी वर्ब में एस या एस लगा होता है तो वो वर्ब सिंगुलर होता है, और अगर वर्ब में एस या एस नहीं लगा होता है तो वो वर्ब प्लूरल है। तो ये वर्ब आपका प्लूरल है। अगर आपका वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पर शी देखिए, शी आपका क्या है, सिंगुलर है, तो सबसे पहले ये वाला सी ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक बात समझिए, देखिए यहां पर हमको सब्जेक्ट की जरूरत है, लेकिन यहां पर देखिए देम लिखा हुआ, देम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, कभी भी देम सब्जेक्ट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, दे जो होता है, दे आपका सब्जेक्ट होता है, ये जो दे होता है, दे आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर कहीं भी देम लिखा होता है तो ये देम आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको सब्जेक्ट की जरूरत है, तो अगर सब्जेक्ट की जरूरत है तो ये जो देम लिखा हुआ, ये देम वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब या तो दे होगा या नहीं तो वी होगा, दे होगा या वी होगा। अब एक बात समझिएगा, ये जो वी लिखा हुआ, ये वी आपका फर्स्ट पर्सन है, ये वी आपका फर्स्ट पर्सन है, और ये जो दे लिखा हुआ है, ये दे आपका थर्ड पर्सन है, ये दे आपका थर्ड पर्सन है। अब समझिएगा, ये जो दे आया है, देखिए ये दे किसके लिए आया है, एक खुशी के लिए और उसकी बहन अंकिता के लिए, और ये दोनों देखिए नाउन है, थर्ड पर्सन का नाउन है, और थर्ड पर्सन के नाउन के लिए थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन आएगा, कभी भी फर्स्ट पर्सन का नहीं आ सकता है। थर्ड पर्सन का नाउन हमेशा थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन के नाउन के लिए हमेशा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है। और यही कारण है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आपका, ये जो वी लिखा हुआ, ये वी नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में आपका दे हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अब देखिए, एवरी मॉर्निंग 9-year-old खुशी, एवरी मॉर्निंग 9-year-old खुशी बिकम्स गार्जियन टू हर 5-year-old सिस्टर अंकिता एज दे होल्ड हैंड्स एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स टू डैश द स्कूल, टू डैश द स्कूल। अब इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, ही वेंट टू पटना। एक सेंटेंस लिखे, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, ही केम फ्रॉम पटना, ही केम फ्रॉम पटना, ठीक है। एक तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, समझिएगा, ये कंसेप्ट समझिए, इस चीज को समझिएगा। देखिए यहां पर हमने लिखे हैं ही वेंट टू पटना, उसके बाद लिखे ही केम फ्रॉम पटना। अब देखिए, दो वर्ब होता है, एक वर्ब होता है गो और एक वर्ब होता है कम। दो वर्ब होता है, एक वर्ब आपका कम होगा और एक वर्ब आपका गो होगा। दो वर्ब होता है, एक वर्ब आपका कम होता है, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ब आपका कम होता है और एक वर्ब आपका गो होता है। दो वर्ब होता है, और इन दोनों वर्ब के साथ दो ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इन दोनों के साथ या तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है या फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इन दोनों के साथ या तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है या फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एक बात ये, दूसरी बात समझिएगा, एक वर्ब और होता है, एक वर्ब आपका होता है अराइव, एक वर्ब होता है अराइव, और अराइव के साथ भी आपका दो प्रीपोजिशन का यूज होता है। अराइव अगर लिखा हुआ रहे तो अराइव के साथ या तो एट का प्रयोग होता है या अराइव के साथ इन का प्रयोग होता है। दो ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। हम यहाँ पर सिर्फ एट लिखे हैं, ठीक है ना। अराइव के साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, या तो एट का प्रयोग होता है या इन का प्रयोग होता है। अब कहाँ पर एट का प्रयोग होता है और कहाँ पर इन का प्रयोग होता है। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। अगर पहुंचने वाली जगह छोटी जगह है, स्मॉलर प्लेस है, तब वहां एट का प्रयोग करेंगे, और अगर बिगर प्लेस है तब वहां इन का प्रयोग करते हैं। तो अगर कहीं अगर स्मॉलर प्लेस है,
अगर स्मॉलर प्लेस है तब वहां एट का प्रयोग करेंगे, और अगर बिगर प्लेस है तब वहां पर हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। अगर बिगर प्लेस है तब वहां पर हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों वर्ब ऐसा है जिसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कम, गो और अराइव, इन तीनों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और किस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। लेकिन रीच वर्ब जो होता है, ये जो रीच लिखा हुआ है, याद रखिएगा, अगर कहीं भी रीच वर्ब लिखा होता है तो रीच वर्ब जो होता है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, नो प्रीपोजिशन। रीच आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। देखिए, रीच के बाद यहां पर किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ। इन तीनों वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, लेकिन रीच वर्ब के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि रीच जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो देखिए यहां पर ये देखिए, यहां पर ये चारों ऑप्शन है। यहां पर रीच है, अराइव है, गो है, टू है। तो ये गो है, ये कम है, गो है, अराइव है और रीच है। तो ये तीनों ऐसा वर्ब है जिसके बाद प्रीपोजिशन चाहिए। ये तीनों ऐसा वर्ब है जिसके बाद प्रीपोजिशन चाहिए। केवल यही एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। तो देखिए यहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ ही नहीं है। स्कूल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके पहले प्रीपोजिशन आया ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा? रीच। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि रीच जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसके पहले इसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ही रीच्ड पटना, ही रीच्ड दिल्ली, ही रीच्ड इंडिया, ठीक है। लेकिन चाहे अराइव लिखा हो, कम लिखा हो, गो लिखा हो, ये तीनों इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है द सिस्टर्स लीव होम। सबसे पहले होम के बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो होम वर्ड होता है, होम आपका एडवर्ब होता है। अगर कहीं भी होम लिखा होता है तो होम आपका एडवर्ब होता है, इस बात को याद रखिएगा। और एक वर्ब होता है हाउस, एक होता है आपका हाउस, और ये हाउस जो होता है ये आपका नाउन होता है। होम आपका एडवर्ब होता है, लेकिन हाउस जो होता है आपका नाउन होता है। यही कारण है कि होम के पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। ही वेंट होम, ठीक है। होम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ही वेंट टू हाउस ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, होम आपका एडवर्ब होता है, लेकिन होम के पहले अगर कोई डिटर्मिनर आ जाता है तो वो नाउन बन जाता है। होम के पहले अगर किसी डिटर्मिनर का प्रयोग हो जाए तब वो नाउन हो जाता है। तो अगर कहीं भी होम लिखा हुआ है और होम के पहले कोई डिटर्मिनर आ गया, डिटर्मिनर प्लस होम लिखा हुआ रहे, तब ये आपका नाउन बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनर कहने का मतलब एडजेक्टिव। यदि होम के पहले किसी डिटर्मिनर का प्रयोग हो गया तब ये नाउन का प्रयोग, नाउन के जैसा यूज होने लगता है, और तब उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होने लगता है। ही वेंट टू हिज होम, ही वेंट टू माई होम, ही केम टू माई होम, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, द सिस्टर्स लीव होम डैश 7 AM। अब देखिए यहाँ पर 7 AM लिखा हुआ है। अब AM के पहले हमको हमको यहाँ प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब देखिए चारों ऑप्शन आपका प्रीपोजिशन है। अब एक बात समझिएगा, अगर कहीं भी कोई एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ रहे, अगर कहीं भी कोई एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ रहे, एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम का मतलब 7 AM, 7 बजे, 8 बजे। अगर कभी भी एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ रहे, कहीं भी अगर एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है, तब एग्जैक्ट टाइम के साथ हमेशा एट का प्रयोग कीजिएगा। जैसे एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट टाइम का मतलब हो गया एट 7 AM। हम लोग बोलते हैं एट 7 AM, एट 8 PM, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट टाइम है। तो अगर कभी भी कोई एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ रहे तो वहां पर एट का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी किसी डे का नाम लिखा हुआ रहे या किसी डेट का नाम लिखा हुआ रहे, अगर किसी दिन का नाम लिखा हुआ रहे या अगर कोई तारीख लिखी हुई रहे, तब उसके साथ ऑन का प्रयोग कीजिएगा। अगर किसी दिन का नाम लिखा हुआ रहे या किसी तारीख का नाम लिखा हुआ रहे, तब वहां ऑन का प्रयोग कीजिएगा। कैसे? तो ऐसे, जैसे हम लोग कहते हैं ऑन संडे,
ऑन मंडे ऐसे करके बोलते हैं, ऑन 15 अगस्त, ऑन 7 जून ऐसे करके बोलते हैं। तो अगर किसी दिन का नाम या तारीख लिखा हुआ रहे तब उसके साथ ऑन का प्रयोग कीजिए। और अगर कोई किसी महीना और साल का नाम लिखा हुआ रहे, अगर कभी भी मंथ लिखा हुआ रहे, कोई मंथ लिखा हुआ है, या अगर कभी भी ईयर लिखा हुआ रहे, कोई मंथ या ईयर लिखा हुआ रहे, तब वहां पर हमेशा इन का प्रयोग कीजिएगा। मंथ और ईयर के साथ हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर कहीं भी मंथ और ईयर लिखा हुआ रहे तब उसके साथ आप इन का प्रयोग कीजिएगा। ये बात याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं इन जनवरी, इन 1990 ऐसे करके बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी कोई एग्जैक्ट टाइम है तब उसके साथ एट का प्रयोग कीजिएगा। अगर किसी दिन या तारीख का नाम लिखा हुआ रहे तब उसके साथ ऑन का प्रयोग कीजिएगा। और अगर किसी मंथ या ईयर का नाम लिखा हुआ रहे तब उसके साथ इन का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ देखिए एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ, एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, एट 7 AM, ठीक है। द सिस्टर्स लीव होम, अब देखिए यहाँ पर लीव लिखा हुआ, लीव का मतलब होता है छोड़ना। ये जो लीव लिखा हुआ है, लीव का अर्थ होता है छोड़ना, लीव का अर्थ होता है छोड़ना। और इसका V2 जो होता है, इसका V2 आपका लेफ्ट होता है और V3 भी आपका लेफ्ट होता है, लीव लेफ्ट लेफ्ट। और ये देखिए प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो दोनों बहनें घर छोड़ती थी कितने बजे, 7 बजे, 7 बजे सुबह में AM लिखा हुआ है, 7 बजे सुबह छोड़ती थी घर। विथ स्कूल बैग्स, अपने स्कूल बैग के साथ, लार्जर डैश देयर टॉर्सो, उसके टॉर्सो से भी बड़ा। तो अब देखिए लार्जर लिखा हुआ है, कॉम्परेटिव डिग्री लिखा हुआ है। आपको पता है अगर कहीं भी कोई कॉम्परेटिव डिग्री लिखा होता है तो कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग होता है, ये हर कोई जानता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा और यहाँ पर क्या होगा, देन होगा। अब देखिए यहाँ पर टॉर्सो लिखा हुआ है, इस टॉर्सो का अर्थ क्या होता है। टॉर्सो को हिंदी में कहते हैं धड़। हमारे गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर का भाग जो होता है वही हमारा टॉर्सो कहलाता है, जिसमें हाथ इंक्लूड नहीं होता है, हाथ को छोड़ के धड़ जिसको कहते हैं। गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर का भाग धड़ कहलाता है। तो वो 7 बजे अपने घर को छोड़ती थी स्कूल के लिए और अपने बैग के साथ, और उसका बैग जो था उसके धड़ से भी बड़ा था, उसके शरीर से भी बड़ा था बैग, भारी बस्ता लेकर वो घर से निकलती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए the 2 kilometer route they walk on foot। अब देखिए यहाँ पर रूट लिखा हुआ है। सबसे पहले एक बात समझिएगा, ये रूट लिखा हुआ है, एक रूट जो होता है ये रूट होता है, रूट, इस रूट का अर्थ होता है रास्ता। ये जो रूट होता है इस रूट का अर्थ होता है रास्ता, यानी कि पाथ। और एक रूट आपका ये हर कोई पता है, एक रूट जो होता है ROOT, ये रूट, इस रूट का अर्थ होता है जड़, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। रूट मतलब होता है जड़। अब देखिए यहाँ पर ऑन फुट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऑन फुट अगर कहीं भी लिखा हुआ रहे, अगर कोई पैदल कहीं पर चलता है तब उसके लिए हम लोग ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। ऑन फुट का अर्थ होता है पैदल चलना। कहीं पर अगर कोई पैदल चलता है तब उसके लिए हम लोग ऑन फुट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और एक होता है आपका बेयर फुट, एक आपका होता है बेयर फुट। बेयर फुट का अर्थ होता है नंगे पैर चलना, नंगे पैर चलना, नंगे पैर, ठीक है ना। बेयर फुट का अर्थ होता है नंगे पैर। तो वो पैदल जाती थी टू रीच स्कूल। देखिए अभी आपको रीच के बारे में बतलाए थे, रीच ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसके तुरंत बाद आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो वो क्या होता था कि वो पैदल जाती थी, अपने स्कूल जाती थी, ठीक है ना। अब कब जाती थी हमको ये बतलाना है, यहाँ पर हमको टाइम बतलाना है। तो वो डेली जाती थी। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, नहीं के बराबर। वाइडली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, और इवेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर, ठीक है। तो लेकिन वो कहाँ स्कूल कब जाती थी, वो डेली जाती थी, ये उसका रूटीन था डेली जाना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डेली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5वां ऑप्शन था। तो आइए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, सबको एक बार देखते हैं। देखिए एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरी मॉर्निंग 9 year old खुशी बिकम्स गार्जियन टू हर 5 year old सिस्टर अंकिता एज दे, यहाँ पर दे हो जाएगा। होल्ड हैंड्स एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स टू रीच द स्कूल, यहाँ पर आपका हो जाएगा टू रीच हो जाएगा, ठीक है ना। द सिस्टर्स लीव होम एट 7 AM,
एट 7 AM, और यहाँ पर लार्जर था तो यहाँ पर लार्जर के साथ देन हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डेली हो जाएगा। ये है, ठीक है। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था। एक क्लोज टेस्ट को और हम लोग देखते हैं। आज हम लोग दो क्लोज टेस्ट देखेंगे। ये आपका एक पहला क्लोज टेस्ट था और एक और क्लोज टेस्ट देखते हैं। दोनों क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। दोनों क्लोज टेस्ट जो है ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। ये क्लोज टेस्ट, इस क्लोज टेस्ट को हम लोग देखते हैं। फिर से वही बात, जब भी क्लोज टेस्ट बनाना हो तो एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लीजिए। जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा किस बारे में कहा जा रहा है। तो जिस बारे में कहा जाएगा मैक्सिमम ऑप्शन जो होगा उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब हम लोग क्लोज टेस्ट को तोड़ तोड़ कर देखते हैं, एक एक करके हम लोग क्लोज टेस्ट को ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ, मोस्ट पीपल बिलीव दैट एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस। अब सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर ये जो मोस्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग इस मोस्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। मोस्ट के बारे में, मोस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखिए आपको कहीं पर आप ऐसे लिखा हुआ देखेंगे मोस्ट पीपल, आप कहीं पर ऐसे लिखा हुआ देखे होंगे, या कहीं पर आप ऐसे लिखा हुआ देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। मोस्ट ऑफ द पीपल, दोनों का अर्थ सेम होता है। चाहे आप मोस्ट पीपल बोलिए या मोस्ट ऑफ द पीपल बोलिए, दोनों का अर्थ होता है अधिकांश लोग। दोनों का अर्थ होता है अधिकांश लोग। दोनों का अर्थ होता है अधिकांश लोग। बस अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन आपका नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये मोस्ट आपका डिटर्मिनर हो गया, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। यहां पर ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन ये वाला मोस्ट आपका प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला मोस्ट आपका डिटर्मिनर है और ये वाला मोस्ट आपका प्रोनाउन है। तो मोस्ट दोनों चीज का काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, यानी डिटर्मिनर का भी काम करता है, ठीक है। तो मोस्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। मोस्ट से रिलेटेड एक कंसेप्ट को और देखते हैं, एक चीज को और देखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। देखिए दो सेंटेंस हमने लिखा। एक सेंटेंस हमने लिखा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस स्कूल, दूसरा हमने लिखा सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो दो वर्ड होता है, एक होता है अ मोस्ट और एक होता है द मोस्ट। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड आपका होता है अ मोस्ट, एक वर्ड होता है आपका अमोस्ट और एक वर्ड होता है आपका द मोस्ट। ऊपर वाले में देखिए हमने द मोस्ट लिखा है और नीचे वाले में हमने अमोस्ट लिखा है। तो ये जो अमोस्ट होता है ये आपका पॉजिटिव डिग्री होता है। ये जो अमोस्ट होता है ये आपका पॉजिटिव डिग्री होता है और इसका अर्थ होता है वेरी। इसका अर्थ होता है वेरी। अमोस्ट का अर्थ आपका वेरी होता है। लेकिन ये जो द मोस्ट होता है, ये जो द मोस्ट है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ये द मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। इसका अर्थ होता है सबसे अच्छा, इसका अर्थ होता है बेस्ट, इसका अर्थ होता है बेस्ट। ये जो द मोस्ट है इसका अर्थ होता है बेस्ट। इस बात को याद रखिएगा। तो अमोस्ट जो होता है ये आपका पॉजिटिव डिग्री है और द मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम लोग कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तुलना की जा रही है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल की वह सबसे सुंदर लड़की है। यानी कि स्कूल की लड़कियों से इसकी क्या हो रही है, तुलना हो रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किए। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई तुलना नहीं हो रही है, इसीलिए हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट आपका डिटर्मिनर भी होता है, मोस्ट आपका प्रोनाउन भी होता है। और एक कंसेप्ट ये याद रखिएगा, अमोस्ट आपका पॉजिटिव डिग्री होता है लेकिन द मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। अमोस्ट का अर्थ होता है वेरी और द मोस्ट का अर्थ होता है बेस्ट, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट पीपल बिलीव दैट, बहुत से लोग, अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि। अब सबसे पहले बिलीव के बारे में देखते हैं। बिलीव एक कंसेप्ट, बढ़िया कंसेप्ट है, इसके बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो बिलीव लिखा हुआ है, बिलीव का दो अर्थ होता है। बिलीव का एक अर्थ होता है, बिलीव का एक अर्थ होता है सच मानना। बिलीव का एक अर्थ होता है सच मानना।
ठीक है ना। और बिलीव का एक अर्थ होता है विश्वास करना, एक अर्थ होता है विश्वास करना, ठीक है। अब समझिएगा एक बात और समझिएगा, जब बिलीव का अर्थ सच मानना होता है तब इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, नो प्रीपोजिशन, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। बिलीव का अर्थ जब सच मानना होगा तब ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा और इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन बिलीव का अर्थ जब विश्वास करना होगा तब इसके साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है कब, जब इसका अर्थ क्या हो, विश्वास करना। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए लिखा हुआ है आई डोंट बिलीव दिस कंसेप्ट, मुझे यह कंसेप्ट क्या है, सही नहीं लग रहा है, सच मैं इसे नहीं मानता हूं। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट, मुझे भूतों में विश्वास नहीं है। तो याद रखिएगा बिलीव का अर्थ जब सच मानना होगा तब इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बिलीव का अर्थ जब किसी चीज में विश्वास करना होता है तब उसके साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब आइए कह रहा कि मोस्ट पीपल, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, बिलीव आपका स्टेटिव वर्ब होता है, बिलीव जो होता है वो स्टेटिव वर्ब होता है, ये बिलीव जो होता है ये आपका स्टेटिव वर्ब होता है, ये आपका स्टेटिव वर्ब होता है। और आपको पता है कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, यही कारण है इसके साथ इसका V4 का प्रयोग नहीं होता। बिलीव का आप V4 नहीं बना सकते हैं, आई एम बिलीविंग यू आप कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिलीव स्टेटिव वर्ब होता है, इसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए मोस्ट पीपल बिलीव दैट एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस, अधिकांश लोग यह मानते हैं कि जानवरों के पास एक छठी इंद्रियां होती है, सिक्स्थ सेंस। अब सिक्स्थ सेंस किसको कहते हैं, सिक्स्थ सेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का पहले से अनुमान लगा लेना, खतरे के बारे में पहले ही जान लेना। आप देखिएगा कि जानवर लोग को क्या होता है कि जब भी कोई खतरा आने लगता है तो उन लोगों को पहले से पता चल जाता है, इसी को हम लोग सिक्स्थ सेंस कहते हैं। तो अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि जानवरों के पास पहले से ही क्या होता है, एक सिक्स्थ सेंस होता है। एंड कैन डैश नेचुरल डिजास्टर, और वो नेचुरल डिजास्टर को डैश कर सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर को डैश कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए डिजास्टर लिखा है, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, आपदा विपत्ति, इसका अर्थ होता है आपदा। आप इसको कैलेमिटी भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको कैटेस्ट्रॉफी भी बोल सकते हैं। ये पूछा है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, डिजास्टर का बार बार पूछा जाता है। तो अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि जानवरों के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है और वो आपदा को, विपत्ति को डैश कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, डिसबिलीव, डिसबिलीव का अर्थ होता है किसी में विश्वास नहीं करना। मिस इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का अर्थ होता है किसी चीज का अर्थ निकालना, और मिस इंटरप्रेट का अर्थ होता है किसी चीज का गलत अर्थ निकालना। इग्नोर का अर्थ होता है अनदेखा करना, और प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरटेल, ठीक है। तो देखिए जानवर क्या करेंगे, क्या विश्वास नहीं करेंगे, गलत अर्थ निकालेंगे या इग्नोर करेंगे, नहीं। चूंकि सिक्स्थ सेंस की बात हो रही है और सिक्स्थ सेंस का मतलब ही होता है किसी चीज को पहले जान लेना, तो यहां पर आपका प्रेडिक्ट होगा, ये वाला आपका प्रेडिक्ट होगा, वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। और प्रेडिक्ट का एक साइन ऑफ फोरटेल होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रेडिक्ट का एक साइनोज होता है, फोरटेल होता है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। प्रेडिक्ट का मतलब फोरटेल भी होता है, प्रेडिक्ट इसका एक अर्थ होता है फोरटेल होता है, मतलब भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो प्रेडिक्ट का अर्थ फोरटेल भी होता है। तो अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि जानवरों के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है और वो आपदा को, विपत्ति को पहले से ही क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए अ फ्यू से दैट, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर अ फ्यू लिखा हुआ है, अ फ्यू। अब एक बात समझिएगा, एक वर्ड होता है आपका फ्यू, एक वर्ड होता है आपका अ फ्यू,
और एक वर्ड होता है आपका द फ्यू। ये तीनों का तीनों आपका डिटर्मिनर है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, आपका ये तीनों डिटर्मिनर है। ये जो फ्यू होता है ये निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, और ये जो लिखा हुआ है ये सब का सब आपका पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसका यूज कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। फ्यू का यूज कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा, और अ फ्यू और द फ्यू का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। फिर से एक बात समझिएगा, फ्यू आपका निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा। ये दोनों आपका पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, इसका यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो इन दोनों के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसके साथ नॉट का, ये आपका निगेटिव मीनिंग देता है। नॉट का प्रयोग इसके साथ भी नहीं होगा, ये खुद ही निगेटिव है, तो इसका यूज हमेशा निगेटिव सेंटेंस में, और इन दोनों का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में। तो देखिए कह रहा है अ फ्यू से दैट, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि, अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एनिमल्स डैश एडिशनल हियरिंग कैपेबिलिटी। अब देखिए कैपेबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, एबिलिटी, इसका अर्थ होता है एबिलिटी। कैपेबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, क्षमता, ठीक है ना। अब देखिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एनिमल्स डैश। अब एक बात देखिए, रिलीज का मतलब होता है निकालना, रिलीज का अर्थ होता है निकालना, किसी भी चीज को बाहर निकालना। रिलीज का अर्थ होता है किसी चीज को बाहर निकालना। लैक का अर्थ होता है कमी होना, लैक का अर्थ होता है कमी होना। फेल का अर्थ होता है असफल होना, फेल का अर्थ होता है असफल होना, असफल होना। और पॉजेज का अर्थ होता है रखना, पॉजेज का अर्थ होता है हैव, रखना, ठीक है ना ये बात। अब देखिए कह रहा है कि अ फ्यू से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल्स डैश एडिशनल हियरिंग कैपेबिलिटी। कहता है कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एनिमल्स के पास जो होता है एक अतिरिक्त हियरिंग कैपेबिलिटी होती है, वो एक अतिरिक्त सुनने की क्षमता होती है, ठीक है। तो अब देखिए एनिमल्स रिलीज नहीं करेंगे, हियरिंग कैपेबिलिटी को रिलीज नहीं, कैपेबिलिटी को रिलीज नहीं किया जाता है, कैपेबिलिटी को रखा जाता है, पॉजेज किया जाता है। कैपेबिलिटी कम नहीं होता, ये पूरा का पूरा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, पूरा का पूरा सेंस पॉजिटिव जा रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजेज हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा, ये जो पॉजेज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो पॉजेज लिखा हुआ है, ये पॉजेज भी आपका स्टेटिव वर्ब होता है। ये जो पॉजेज लिखा हुआ है, पॉजेज भी आपका स्टेटिव वर्ब होता है, ये भी आपका स्टेटिव वर्ब होता है। और यही कारण है कि इसके साथ भी आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पॉजेज के साथ भी आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह लैक के साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो लैक लिखा हुआ है, लैक के साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, लैक के साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। कब? जब ये वर्ब का काम करता है तब। एडजेक्टिव के रूप में आईएनजी का प्रयोग हो सकता है, लेकिन वर्ब के रूप में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए एक वर्ब होता है नोटिफाई, एक वर्ब होता है नोटिफाई। नोटिफाई का अर्थ होता है सूचना देना, नोटिफाई का अर्थ होता है सूचना देना। अब देखिए कह रहा है कि दे कैन एफर्टलेसली नोटिफाई डिजास्टर या डैश डिजास्टर। अब देखिए यहाँ पर कैन लिखा हुआ है, आपको पता है कि कैन आपका मॉडल वर्ब होता है। जितना भी मॉडल वर्ब होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब का सब आपका मॉडल वर्ब होता है। और जितना भी मॉडल वर्ब होता है, इन सब के बाद हमेशा एक V1 का प्रयोग होता है। सारा का सारा मॉडल वर्ब जनरली क्या होता है कि वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं आता है। तो मॉडल वर्ब के बाद एक V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कैन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपका V1 ही आएगा। और एक ही ऑप्शन देखिए V1 लिखा हुआ है, बाकी कोई भी ऑप्शन V1 नहीं है। ये आपका V4 है, ये V5 है, और ये आपका V2 लिखा हुआ है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर नोटिफाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए दे कैन एफर्टलेसली नोटिफाई द डिजास्टर, वे लोग आपदा के बारे में बिना किसी प्रयास के सूचना दे सकते हैं, ठीक है। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, अनलाइक ह्यूमन बींग्स। अब एक बात देखिए, अनलाइक लिखा हुआ है, दो वर्ब होता है, एक होता है आपका लाइक, वर्ड होता है, एक होता है लाइक और एक होता है अनलाइक। ये दोनों आपका प्रीपोजिशन है, ये दोनों आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। लाइक आपका वर्ब भी होता है,
लाइक आपका वर्ब भी होता है। इसका लाइक का मतलब होता है के जैसा, और अनलाइक का मतलब होता है के जैसा नहीं होना। अनलाइक ह्यूमन बींग्स लॉन्ग बिफोर इट स्ट्राइक्स, कह रहा है कि ये जो आपदा है, आपदा आने के काफी पहले ही ये जानवर जो है उसके बारे में सूचना दे देते हैं। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के जैसा नहीं, ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका प्रीपोजिशन था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है वी आर नॉट वेरी श्योर, वी आर नॉट वेरी श्योर डैश द एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। कह रहा है कि हम लोग उतने श्योर नहीं हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता है, हम लोग उतने श्योर नहीं हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। यहां से यहां तक देखिए ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, और यहां से देखिए एक दूसरे सेंटेंस की शुरुआत हुई है। यहां पर दो सेंटेंस है, तो अगर दो सेंटेंस है तो बीच में आपका कंजंक्शन ही आएगा। यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन ही आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आ सकता है। लेकिन यहां पर देखिए ये जो डिस्पाइट लिखा हुआ है, ये डिस्पाइट आपका प्रीपोजिशन है, ये डिस्पाइट आपका प्रीपोजिशन है। ये जो अराउंड लिखा हुआ है, अराउंड या तो प्रीपोजिशन होता है या नहीं तो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डिस्पाइट, आप एक चीज पढ़े होंगे डिस्पाइट, और इसी का साइनो होता है इन स्पाइट ऑफ, इसी का साइनो आपका होता है इन स्पाइट ऑफ, और ये आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, के बावजूद, ये आपका प्रीपोजिशन होता है। तो ये दोनों आपका प्रीपोजिशन है, लेकिन हमको यहां पर क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब या तो यहां पर वेदर होगा या नहीं तो क्या होगा, दैट होगा। अब वेदर होगा या दैट होगा, इसको समझने के लिए हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है ना, देखिए देखिए हमने दो सेंटेंस लिखा, हमने लिखा आई डाउट डैश ही विल हेल्प मी, आई हैव नो डाउट डैश ही विल हेल्प मी। अब समझिएगा हम कहां पर वेदर का प्रयोग करेंगे और कहां पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, वेदर और दैट में कहां पर हम लोग वेदर का प्रयोग करेंगे और कहां पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। अब समझिएगा, अगर किसी भी सिचुएशन को लेकर हम श्योर ना हो, सर्टेन ना हो, अगर किसी भी सिचुएशन को लेकर हम श्योर ना हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, अगर हम श्योर नहीं हैं तब वहां पर वेदर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन को लेकर हम श्योर होते हैं तब वहां पर दैट का प्रयोग होता है। अगर कोई कंफ्यूजन है तब वहां पर वेदर का प्रयोग होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तब वहां पर दैट का प्रयोग होगा। देखिए कह रहा है कि आई डाउट, मुझे शंका है। शंका है किस बात को लेकर, इस बात को लेकर शंका है कि वह मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, इस बात को लेकर उसको क्या है, शंका है। तो अगर शंका है तो उसके इसका मतलब वो श्योर नहीं है, और अगर श्योर नहीं है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, वेदर होगा, यहां पर आपका वेदर हो जाएगा। और ये देखिए कह रहा है आई हैव नो डाउट, उसको कोई डाउट नहीं है। अगर उसको डाउट नहीं है तो वो क्या है, श्योर है। तो अगर डाउट नहीं है तब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो वेदर का प्रयोग तब होता है जब किसी भी चीज को लेकर कोई अनसर्टेन होगा। अगर कहीं पर किसी भी चीज को लेकर कोई अनसर्टेन है तब हम लोग वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज सर्टेन है, अगर किसी भी चीज को लेकर कोई सर्टेन है, अगर किसी भी चीज को लेकर कोई श्योर है, तब वहां पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पर कर रहा है वी आर नॉट वेरी श्योर, हम लोग श्योर नहीं हैं। अगर श्योर नहीं है तो यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वेदर आएगा। ऐसे भी एक क्लू दिया हुआ है, देखिए यहां पर और लिखा हुआ है, आपको ऐसे भी पता है जैसे कि आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। उसी तरह अगर कहीं पर वेदर लिखा होता है तो वेदर का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो होता है ये आपका और ही होता है। यही कारण है कि यहां पर ऐसे भी आपका क्या होगा, वेदर का ही प्रयोग होता है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है वी आर नॉट वेरी श्योर वेदर द एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट
ड्यूरिंग द सुनामी इन द इंडियन ओशन मोर देन 1,50,000 कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड इन अराउंड 12 कंट्रीज। कह रहा है कि हम इस बात को लेकर श्योर नहीं हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं होता है, हम श्योर नहीं हैं, लेकिन जब सुनामी आई थी, इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, तब 1.5 लाख से ज्यादा 1,50,000 1.5 लाख से ज्यादा कैजुअलिटीज हुए थे। 1.5 लाख से लोग मरे थे। कहां पर? लगभग 12 कंट्री में, उसके आसपास के 12 देशों में लगभग 1.5 लाख लोग मरे थे। अब देखिए यहां पर बट लिखा हुआ है, ये बट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बट लिखा हुआ, बट आपका कंजंक्शन है, और बट ऐसा कंजंक्शन है जो कंट्रास्ट को बतलाता है। इधर पॉजिटिव बातें तो इधर निगेटिव होगी, इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है। तो यहां पर देखिए इसके बट के पहले देखिए निगेटिव बातें कही गई है, तो निश्चित रूप से इधर आपका क्या होगा? पॉजिटिव बातें हैं होगी। ठीक है, अब एक बात समझिए, देखिए ये बट आपका कंजंक्शन है और एंड आपका कंजंक्शन है। दो कंजंक्शन का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन सबसे पहले खत्म होगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पर अ फ्यू लिखा हुआ है। अभी हमने आपको बतलाया था कि अ फ्यू आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो गया। अब या तो ऑल्सो होगा और आपका क्या होगा? ओनली होगा। अगर हम ऑल्सो लिखते हैं, ऑल्सो का प्रयोग किसी भी चीज को जोड़ने के लिए किया जाता है, मैं भी इस काम को करूंगा, ठीक है, तो ऑल्सो का प्रयोग अगर हम ऑल्सो कर देते हैं तो इसी बात को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि जो बात इधर है वही बात इधर भी हो जाएगी। तो इधर निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमको इधर क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, इसलिए ऑल्सो नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? ओनली। ओनली फ्यू एनिमल्स वर डेड, कह रहा है कि 1.5 लाख लोग मरे थे, लेकिन कुछ ही एनिमल क्या हो गए थे? मरे थे। तो एक तरह से इधर का सेंस क्या है? पॉजिटिव है, उधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था, इसको हम लोग देख लेते हैं सबको एक बार में। तो यहां पर हम लोग क्या लिखे थे? सबसे पहले यहां पर कहे थे कि आपका प्रेडिक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका यहां पर कहते पॉजेज हो सकता है, नोटिफाई हो जाएगा, यहां पर आपका वेदर हो जाएगा, और यहां पर आपका ओनली हो जाएगा। तो ये आपका क्लोजेस्ट था, इसको आप देखिएगा। देखिए हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल आंसर को हम लोग टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी मिलेगा एरर फ्री कंसेप्ट मिलेगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का एरर नहीं मिलेगा, और पूरा डिटेल में कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया तो निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा, शेयर कर दीजिए, यदि हो सके तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आज भर इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इसके लिए तब तक के लिए थैंक यू।